नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और रोज का जो समय है, शेड्यूल है, यूज कर रखा गया है 9 से 10। और सुबह में भी चलता है, ऑफलाइन चलता है 8 से 9। शाम में भी चलता है 3 से 4 से 5। और जिनको भी बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का यूज अगर करना है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप लोग बने रहिएगा। और आज हम साइंस में गुरुत्वाकर्षण टॉपिक का थ्योरी है जो क्लियर कराएंगे। उसके बाद फिर करेंट अफेयर्स चलेगा। करेंट अफेयर्स एसपीडी के बुक से चलता है। तो उसके बाद फिर आगे इसी तरह से होमवर्क बढ़ते चलेगा। और आप लोग ऑनलाइन वाले भी होमवर्क पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि होमवर्क क्या पड़ता है। उसके बाद आप पढ़ के आइएगा, ऑनलाइन जुड़िए, ताकि अब देखिए कि हम क्या याद करके रहते हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। उसके बाद हम क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है। चलिए बोलिए इधर से। ऐसे बताना, गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है या नहीं करती है। इधर से नहीं करता है। अब उसके बाद फिर बताना है, आप सुनिए, कहता कि कहां से अगर हम दो वस्तु को गिराएंगे, दो समान द्रव्यमान वाली वस्तु गिराएंगे तो दोनों एक साथ ही जमीन पर पहुंचेगा। निर्वात में। अब बोलेगा कि कहां से हम दो समान द्रव्यमान वाली वस्तु गिराएंगे तो जो सबसे ज्यादा वजनदार होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। कहां गिराएंगे बोलिए। ये सब थ्योरी का क्वेश्चन है। कोई दो वस्तु हमारा पास है, एक मान लो कि लोहा का कील है, लोहा का गेंद है मान लो गोला, और एक मान लो गोईठा है। दोनों को कहां से गिराएंगे? देखिए पहले भारी वाला जल्दी गिर जाएगा, गोईठा बाद में गिरेगा। माध्यम बताइए, कौन सा माध्यम में? निर्वात में तो गिरेगा, तो निर्वात में तो दोनों एक साथ पहुंचेगा। लेकिन हवा में अगर गिराएंगे तो जो सबसे ज्यादा भारी होगा वो पहले क्या होगा? पहले गिरेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा। कहता गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य जो है ऊंचाई पर निर्भर करता है या नहीं करता है? हाँ, करता है। ठीक है, अच्छा आप बताइएगा, अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रतिशत के बदलाव होगा? 4% का। ठीक है, 4% का बदलाव होगा। आगे फिर बोलिएगा, कहता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब उसके बताइएगा, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ेगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहता ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? हाँ, आवरी घटेगा। कहता उसके बाद है, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, आगे बताइएगा, नियत रहता है। हाँ, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। अगर 17 गुनी अधिक कर दिया जाए तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? समान हो जाएगा। हाँ, ठीक है। कहता गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है या नहीं करता है? निर्भर करता है। करता है। चलिए उसके बाद फिर बोलिएगा, कहता है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है बोलिए।
नहीं सर, देखिए पहले द्रव्यमान और भार में यही अंतर है कि द्रव्यमान जो है पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। अच्छा, भार बदलता है, हाँ बदलता है, भार बदलता है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति अगर 60 किलो का है, चंद्रमा पर कितना किलो हो जाएगा? 1/6 होगा। इसका 1/6 निकालो, कितना होगा? 60 का 1/6 तो 10। ठीक है, आइए। अच्छा बताइएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का केजी। अब बताइएगा, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। अच्छा बताइएगा, द्रव्यमान सदिश राशि है कि अदिश राशि? अदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि। अच्छा, अदिश और सदिश का फॉर्मूला आप जानते हैं? जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, वो क्या कहलाएगा? सदिश। चलिए आप बताइएगा, भार सदिश राशि की अदिश राशि? भार सदिश है कि अदिश? भार सदिश है। भार सदिश, जिसमें दिशा परिणाम दोनों हो, सदिश कहलाएगा। अच्छा बताइएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? हाँ, अरे बंदरा, अभी जस्ट नाम बताएं। 1/6 होता है, यानी G/6 भी बोलेंगे चलेगा, 1/6 भी बोलेंगे चलेगा। कहता बताइएगा, अंतरिक्ष यान के अंदर निर्वात में किसी वस्तु का भार क्या होता है? क्वेश्चन क्या पूछे हैं पहले समझ में आया? कहता अंतरिक्ष यान के अंदर निर्वात या अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। देखता है, निर्वात में अगर कोई व्यक्ति अगर जाता है या अंतरिक्ष में कोई जाता है तो वो तैरता है, एगो पीछे में फुटबॉल टाइप का बांधले कोची रहता है, भारी वजनदार रहता है, क्योंकि वहां वजन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसी के वजह से वो, हाँ, इसीलिए पीछ में लटकेले रहता है। ठीक है, आप बताइएगा उसके। आप सुनिए ध्यान से। कहता वह कौन सा वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौट नहीं सकता है? पलायन वेग। अच्छा आप बताइएगा, कहता है कि अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो पलायन वेग क्या होगा? नहीं, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है, हाँ नहीं, अब हम बताते हैं। √2gr, √2gr होता है। अब आइए, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पलायन वेग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, कहता कि पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है? नहीं करता है, उस द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा बताइएगा, प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है? जिस कोण से हम प्रक्षेप करेंगे, वस्तु को फेंकेंगे, उस पर निर्भर करता है? नहीं, वो भी निर्भर नहीं करता है। चलिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.35 मीटर पर सेकेंड। अब बताइएगा, सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? बोलिए, सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, गब्बर कुमार बोल रहा है, जय हिंद सर जी। ठीक है, जय हिंद। आगे बोलिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझ बांधकर उतरता है, क्यों? कोई अगर व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता, हाँ, क्योंकि वहां निर्वात है, वहां जो है माध्यम नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, इसी की वजह से वहां क्या हो जाता है? अपने पीठ पे वजन बांध के उतरता है। नहीं अगर बांधेगा तो पता चले सामने उड़िया के चल जाएगा, इसका कहना मुश्किल है। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है, आप कक्षीय वेग से संबंधित हम क्वेश्चन पूछते हैं। कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है
उस वेग को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर से सुनो। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कौन सा हम वेग कहते हैं? कौन सा वेग कहते हैं? बोलिए। वही बोला है, कक्षीय वेग। नहीं, कक्षीय वेग बोलते हैं उसे। चलिए अगला बोलिए। कहता है कि वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाता है उसे कौन सा उपग्रह कहते हैं? नहीं, वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाता है वैसे उपग्रह को क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। क्या कहते हैं उसको? ध्रुवीय उपग्रह। अच्छा बताइएगा, कहता ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? उसका जो वेग होता है, कितना वेग से वो चक्कर लगाता है? बोलिए। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से। आप बताना है ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 84 मिनट। 84 मिनट होता है। अब आइए 84 मिनट होता है। अब आइए भू स्थिर उपग्रह के बारे में हम बताते हैं। कहता है कि ऐसा कौन सा उपग्रह है जो पृथ्वी की तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है? इसे हम क्या कहेंगे? हाँ बोलिए, इसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे भू स्थिर उपग्रह। क्या बोलेंगे उसको? भू स्थिर उपग्रह। आप उसके बाद फिर बताना है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल बताइए कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल इसका होता है 24 घंटा। अब भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा बताइएगा भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? आपने कहने का मतलब हुआ कि जो अपना कक्षा में जो वेग लगाएगा, मतलब जिस वेग से चक्कर लगाएगा उसका वेग कितना होता है? इसका 8 नहीं होता बल्कि 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर बताइएगा, अब आते हैं ग्रह से संबंधित नियम। किससे आते हैं? ग्रह से संबंधित नियम। ग्रहों का नियम किसने दिया था? केपलर। आप बताना है ग्रह के कितने नियम दिए थे केपलर? 3 नियम। कौन कौन सा नियम? कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम। चल हाँ, क्षेत्र का नियम, कक्षा का नियम, परिक्रमण काल का नियम। उसके बाद फिर आइए, कहता है कि कक्षा का नियम किसको कहते हैं? बता सकते हैं कोई? कक्षा का नियम किसको कहते हैं? ठीक है, कन्हैया विश्वकर्मा। अच्छा, यहीं से कर रहा है। चलिए बोलिए कक्षा का नियम। कक्षा का नियम किसको कहते हैं? सुनिए अब हम बताते हैं। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है जिसके फोकस पर सूर्य होता है उसे बोलेंगे कक्षीय का नियम या कक्षा के नियम बोलेंगे। एक कहे का मतलब हुआ सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाएगा, कोई भी लगाएगा ना ग्रह, इसी को बोलेंगे कक्षा का नियम बोलेंगे। और कक्षा का नियम दिया था कौन? केपलर ने दिया था। काय गो नियम केपलर दिया था? 3 गो। कक्षा नियम और उसके बाद परिक्रमण का नियम और उसके बाद है क्षेत्र का नियम। अब आप लोग को बताना है कि हम बताएंगे डिफिनेशन उसका, अब बताना है कि ये किसका नियम है। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। ये किसका नियम है? ये क्षेत्र का नियम है। किसका नियम है? क्षेत्र का नियम। क्योंकि इसमें क्षेत्रफल का चर्चा कर दिया इसीलिए ये होगा क्षेत्र का नियम। अगला क्वेश्चन है, कहता किस नियम के अनुसार परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य के माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है? यह किसका नियम है? परिक्रमण काल का नियम है। किसका नियम है? परिक्रमण काल का नियम। अब बताना आगे है, कहता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात कौन बोला था?
केपलर नहीं बोला था, कोपरनिकस बोला था। कौन बोला था? कोपरनिकस। ठीक है, आप बताना है ग्रह के नियम कौन दिया था? केपलर दिया था, केपलर। आप बताना है आगे क्वेश्चन, द्रव्यमान केंद्र से संबंधित आप क्वेश्चन पूछते हैं। सुनिए, वह केंद्र जहां कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, आगे बोलिएगा। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। यह बात सही है या गलत है? ये बात सही है। द्रव्यमान जो वस्तु के केंद्र के अंदर भी हो सकता है, केंद्र के बाहर होता है। अब इससे देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी आएगा, देखिए ना, इसी से संबंधित। कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में होती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर होता है। ठीक है, अब अगला फिर इसका है, अगर द्रव्यमान आधार की केंद्र की ओर आ जाए तो वस्तु जो है संतुलन में अधिक होगा कि कम होगा? अधिक संतुलन में हो जाएगा। केंद्र की ओर जैसे आएगा तो वो अधिक संतुलन में होगा। और इसी की वजह से झुकी हुई मीनार नहीं गिरता है। पीसा के इटली का जो झुकी हुई मीनार है वो नहीं गिरता है। ठीक है, अब आइए इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिए, पहले इसका डिफिनेशन समझ लिया। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगा। जैसे में हम एग्जाम्पल बताते हैं, बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है, इसका मतलब उसका अंदर की ओर है, द्रव्यमान केंद्र अंदर की ओर है। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, ये भी है इसका एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल, बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुक जाता है, मतलब कोई भी अगर बोझा उठाएगा तो वह पहले क्या होगा? पहले झुकेगा। चलिए, उसके बाद है ट्रक पर ओवरलोडिंग कम करना। ट्रक पर ओवरलोडिंग कम करना है, ये सभी इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, मतलब सीढ़ी पर आप जब भी चलेगा, सीढ़ी हो गया, पर्वत हो गया, जहां भी आप जाइएगा वहां क्या होगा? आदमी झुक जाता है। जहां भी ऊंचाई वाला स्थान होता है व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। आप देखिए, पर्वत पर चढ़ता है तो आगे की ओर झुकता है। अब इसमें क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का पूछेगा क्या? अगर कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ता है तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो इसका आंसर होगा कि वो व्यक्ति अपना अस्थायित्व बनाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। यही इसका आंसर होगा। अगला है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि पीसा का मीनार झुका होने के बावजूद वो संतुलन में है, यानी नहीं गिरता। अगर ऐसे करके अगर झुका हुआ भी है वो नहीं गिरता, क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र अंदर की ओर है। इटली अब जाएगी, वीजा बना के जाओ इटली। आप बताना, सभी बच्चों से क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नरेंद्र मोदी उससे जाके हाथ भी मिलाया है। मेलोना नहीं, जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। आप लोग से हम एक बात बोलते हैं, करेंट अफेयर्स में विश्व की चर्चित महिला, भारत की चर्चित महिला, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हर एक एग्जाम में वो पूछ देता है। ठीक है, आप लोग कल हमको सोच के बताइएगा, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बना है? कल पूछ के बताइए। अगला क्वेश्चन है, चलिए और पूछे कि यहीं तक रहने दें। चलिए बस लास्ट है। अब बल आघूर्ण से संबंधित हम चलेंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। बल आघूर्ण का वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। अच्छा बताइएगा, कहता कि बल आघूर्ण जो है वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में क्या करता है? वृत्तीय गति में उसको ला देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देता है उसे क्या कहते हैं? रेखीय गति का मतलब समझ में आता है? मतलब कोई भी अगर सीधी रेखा में जाएगा, तब कोई अगर वस्तु है उसको सीधी रेखा में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है, कौन पहुंचा देता है? माध्यम कैसा होगा?
बल क्या होगा? बल। जब तक बल नहीं लगेगा, आज हम यहाँ खड़ी हैं, बल लग रहा, हाथ को हम ऐसे कर रहे हैं, ये क्या लग रहा? बल लग रहा। तब मेरा हाथ यहाँ था, यहां से चला आया, यहाँ बल लगा तब नहीं यहाँ आया। बिना बल का कुछ नहीं होगा। चलिए गेट हटा देना। चलिए कहता बल आघूर्ण का यह सही मात्रा बोलिए क्या होता है? बल आघूर्ण का सही मात्रा होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। चलिए बताइएगा बल आघूर्ण का बीमा बोलिए, बल आघूर्ण का बीमा, बल आघूर्ण का बीमा क्या होता है? हाँ एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू टी एक। अच्छा बताइए बल आघूर्ण एक कैसी राशि है? सदिश की अदिश? सदिश। कहता बल आघूर्ण का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल ही उतना अधिक होगा कि कम होगा? कम होगा, कम होगा। चलिए अच्छा उसके बाद फिर आइए, अब इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। कुम्हार के चौक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के व्यास, परिधि के पास होता है। मतलब जो कुम्हार जो चक्का घुमाता है ना, उसका जो व्यास, उसका जो छेद होता है वो क्या बोलता है, जहां से घूमता है ना उसके थोड़े सा ही बगल में होता है। ना कि वो चक्की जो घूरता है उसका एकदम किनारा में होता है, किनारा में नहीं होता बल्कि जो हाँ बीच में, बीचों से भी और केंद्र के आसपास में होता है, परिधि के बगल में होता है। ठीक है आप बताइए जाते का था परिधि के पास होता है। जाता तो लोग चलाया है, डेटा वगैरह में दो छेद रहता है, वो कहाँ रहता है? परिधि के आसपास। कहाँ रहता है? परिधि का। ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण? बल आघूर्ण का। किसका उदाहरण? बल आघूर्ण का उदाहरण है। अब बताना है चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है, ये किसका एग्जांपल है? बल आघूर्ण का। किसका एग्जांपल है? बल आघूर्ण का। अब कहता है कि खिड़की दरवाजा का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है, ये किसका एग्जांपल है? बल आघूर्ण का। कहता बताना है, कहता किस सिद्धांत के आधार पर सरल तथा जटिल मशीनों का निर्माण किया जाता है, जैसे में उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक इत्यादि। ये किस सिद्धांत पे? बल आघूर्ण के सिद्धांत पे। अभी टॉपिक चल रहा है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण होगा। चलिए ठीक है, अब बताइएगा किसकी बीमा समान होता है? कौन दो राशि का बीमा समान होता है? हाँ बल और ऊर्जा का, बल और ऊर्जा का। ठीक है अब देखिए यहां से सबसे मस्त क्वेश्चन आता है, लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन। चलिए आइए, लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति सवार है तो ऊपर की ओर जाएगा तो एक समान त्वरण से जाएगा कि असमान त्वरण से जाएगा? एक समान त्वरण से जाएगा। अच्छा बताइएगा